ओके, सो बच्चों नमस्ते सबको। मैं रवि सर। तो आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है सप्लाई एनालिसिस। हमने डिमांड एनालिसिस पढ़ लिया। डिमांड एनालिसिस के बाद हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ लिया, राइट। कुछ उसी तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। जिस तरह की डिमांड जो था वो कंज्यूमर्स के एंगल से हमने स्टडी की थी, यहाँ पे हम सप्लाई एनालिसिस पढ़ेंगे जो कि प्रोड्यूसर्स या सप्लायर्स के एंगल से समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। एक मिनट। या हो गया। सो इंट्रोडक्शन। द स्टडी ऑफ सप्लाई इज इम्पॉर्टेंट एज द स्टडी ऑफ डिमांड। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि स्टडी ऑफ सप्लाई उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि स्टडी ऑफ डिमांड था, राइट। So supply is a fundamental economic concept that describes the total amount of a specific goods and services that available to a seller। यहाँ available से मतलब है availability of stock। The total amount of goods or services available for sale at a specific price is known as supply। तो सप्लाई का सिंपल मतलब यहाँ पे क्या दिया है? वैसे तो सप्लाई का मतलब हम तो समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह, या कई सारे सामान हो सकते हैं, जो भी सामान है उसे एक जगह से यानी कोई ए जगह से बी जगह पे सप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसे हम सप्लाई कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा और स्पेसिफिक करके लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पूरे गुड्स और सर्विसेज, चाहे सर्विसेज या गुड्स हो, विच इज अवेलेबल फॉर सेल, यानी उसका स्टॉक होना चाहिए एट ए स्पेसिफिक या एनी स्पेसिफिक प्राइस। तो कोई ऐसा स्टॉक, रेडी स्टॉक, जैसे देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज लिखी है, ये आम का पेड़ है, आम ही दिख रहा है, राइट। सो मैंगो ट्री है, ये मैंगो ट्री पे जब तक मैंगो नहीं आएगा स्टॉक होगा ही नहीं, और जब तक स्टॉक नहीं होगा सप्लाई कैसे होगा? एकदम सिंपल है ना, बहुत अच्छा एग्जांपल दिया आपके बुक के अंदर 4.1 फिगर। आम का पेड़, मैंगो ट्री जो होता है वो साल भर होता है, पर उस पर आम जनरली मार्च अप्रैल के आसपास या उसके बाद लगते हैं, बारिश से पहले हो चुके रहते हैं, राइट। जैसे यूपी बिहार ये सब जगहों पर हम जब गर्मी की छुट्टी में जाते हैं तो वहाँ पे आम हमें देखने मिलते हैं, बहुत सारे पक चुके होते हैं, कुछ कच्चे होते हैं जिनके अचार भी बनते हैं उसी सीजन में, गर्मी के सीजन में, राइट। तो जनरली गर्मी के सीजन में हम कह सकते हैं, ठंडी के बाद से स्टार्ट हो जाता है फलना फूलना और गर्मी में मिलता है। तो कहने का मीनिंग क्या है? जब तक स्टॉक नहीं होगा तब तक सप्लाई नहीं होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड्स और सर्विसेज, यहाँ पे हमने गुड्स की बात की, ऐसी कुछ सर्विसेज भी हो सकती हैं, चाहे सर्विस हो या गुड्स हो, जब तक अवेलेबल ना हो और उसका कोई प्राइस ना हो तब तक वो सप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है ना। चलो वेरी गुड, आगे आते हैं। सो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई, ये तीनों हम समझेंगे क्या है। तो सबसे पहले है टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। यस, देखो टोटल आउटपुट पहले तो एक टाइम पीरियड लेना होगा, जैसे कि एक साल, 1 ईयर। कोई कंपनी है, मान लेते हैं ए, तो ए कंपनी में एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, मशीनें होंगी ना, फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन हुआ, या अगर सर्विस प्रोड्यूस करते तो कितनी सर्विस प्रोड्यूस हुई, वो हमारा होता है टोटल आउटपुट। एक साल में कितना हुआ, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, लाइक घर में बिजली वगैरह यूज करते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हर कोई करता है, मंथली बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, और किसके हिसाब से आता है? मीटर रीडिंग के हिसाब से। वहां पे मीटर रीडिंग होती है, 1 2 ऐसे करके वो काउंट होती है, तो मीटर रीडिंग यानी अपने एक महीने में कितना यूज किया, तो टोटल आउटपुट आपका कितना है। उसी तरह किसी कंपनी को समझ लो कि कोई एक मशीन है, मशीन ए, राइट। ए मशीन से एक दिन में कितना आउटपुट निकला, मान लो उस मशीन से 1000 यूनिट प्रोडक्ट बनाए गए एक दिन में, ठीक है।
उसी तरह महीने भर का हो सकता है, साल भर का हो सकता है, हफ्ते का हो सकता है। जो टाइम लाइन है वो तो हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे लिखा क्या देखो, टोटल आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द टोटल सम ऑफ द क्वांटिटी, पूरी क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, जो भी कमोडिटी बनाई जा रही है, प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन इकोनॉमी। इन इकोनॉमी का मतलब आप चाहे देश पकड़ लो, कोई कंपनी ले लो, कोई इंडस्ट्री पकड़ लो, कोई भी एक यूनिट। अगर आप देश ले रहे हो तो पूरे देश में एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, वो हो गया टोटल आउटपुट। कोई एक कंपनी ले रहे हो आप, तो उस कंपनी में एक दिन में, एक महीने में, एक हफ्ते में, जो भी टाइमलाइन आपको डिसाइड करना है, जिस टाइमलाइन का आप डेटा चाहिए आपको, तो टोटल आउटपुट मतलब जो भी टाइम आपने लिया है टाइमलाइन, उस टाइमलाइन में कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ उस इकोनॉमी में, उस अर्थव्यवस्था में, उस देश में या उस कंपनी में, उसे बोलते हैं टोटल आउटपुट। ठीक है, क्या लिखा है, प्रोडक्शन लीड्स टू कंजप्शन। यस, प्रोडक्शन होगा तो ही कंजप्शन होगा। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट और फाइनल गुड्स। यस, इन द प्रोसेस ऑफ, बहुत अच्छी बात लिखी देखो, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक प्रोसेस है, राइट। रॉ मटेरियल डालते हैं हम मशीन में, मशीन से फिर वो प्रोसेस होकर, 3 प्रोसेस होकर, 2 प्रोसेस होकर, 1 प्रोसेस होकर, जो भी है, जितना भी उसमें तरीका होगा प्रोसेस का, वो प्रोसेस होकर वो क्या होता है, फाइनल गुड्स या आउटपुट में बाहर आता है। जैसे मैंगो जूस, मैंगो जूस में कौन सा ब्रांड आता है, फ्रूटी, राइट। फ्रूटी है, फ्रूटी, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, फ्रूटी। तो फ्रूटी के लिए क्या चाहिए हमें, मैंगो चाहिए। अलग से हम शुगर भी ऐड करते हैं, अगर आप कंटेंट देखोगे तो वाटर भी शायद ऐड किया गया रहता है, और भी कई चीज़ें ऐड की गई रहती हैं। उस फ्रूटी के बॉटल पे आप कंटेंट देखोगे क्या क्या मिक्स किया है, राइट। तो होता क्या है कि भाई बेसिक रॉ मटेरियल क्या हो गया, मैंगो हो गया। भाई बिना फ्रूटी है, मैंगो जूस है, तो मैंगो तो मेन हो गया। तो मैंगो का क्या करेंगे, कोई मशीन है, मशीन ए, उसमें पहले मैंगो को डायरेक्ट डालेंगे, इसमें से उसका जो हिंदी में जैसे तो अंदर की बीज होती है, जो कोयला होता है, राइट, गुठली जैसे कहते हैं, राइट, वो बाहर आ जाएगी। और जो मेन मैंगो है वो कहाँ चला जाएगा, दूसरे मशीन में। ए मशीन से क्या हुआ, गुठली बाहर आ गई, फिर वो बी मशीन में गया जो मेन मटेरियल है, फिर वहाँ पे वो शायद में भी पीसेगा या फिर जो भी कुछ होगा उसका, या उसमें शुगर मिलाया जाएगा, फिर सी मशीन में जाएगा, फिर वो पैक होगा। तो ये क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस ए से प्रोसेस बी में, प्रोसेस बी से प्रोसेस सी में, अलग अलग मशीनों में जाएगा ताकि अलग अलग चीज़ हो। और एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो कि डी मशीन से वो बाहर आ जाएगा पूरी तरह पैक होके बक्से में, कंटेनर में, राइट। सो प्रोडक्शन लीड टू कंजप्शन। इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इनपुट्स आर कन्वर्टेड इनटू आउटपुट। हमने डाला था मैंगो, शुगर, सब अलग अलग था, सबको एक मशीन में मिक्स किया, और जब फाइनल गुड्स तैयार हुआ तो वो हो गया आउटपुट। क्या हो गया, आउटपुट। आई समझ गए, टोटल आउटपुट। किसी भी गिवन पीरियड में टोटल प्रोडक्शन को टोटल आउटपुट कहते हैं, सिंपल। ओके, स्टॉक। तो स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विद अ सेलर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ये हमने ऊपर भी पढ़ा। स्टॉक क्या है, अवेलेबल गुड्स, हम ऐसा कह सकते हैं, अवेलेबल कमोडिटी, अवेलेबल गुड्स। जैसे कि दुकान में आप गए, आपने कहा मुझे 10 पैकेट पार्ले जी बिस्किट चाहिए, लेकिन वो बोला नहीं भाई हमारी दुकान में तो 5 ही है। तो कितना बेच पाएगा, वो 5 ही बेच पाएगा। उसके पास स्टॉक कितना है, 5 ही है, ठीक ना। स्टॉक का मतलब क्या होता है, अवेलेबिलिटी टू सेल, अवेलेबल फॉर सेल, ऐसा आप कह सकते हो। सो इट इज द सोर्स ऑफ सप्लाई। यस, अब देखो यहाँ जैसे मैंने कहा ना कि पार्ले जी 5 ही पैकेट बिस्किट है उसके पास, हमें चाहिए 10, तो हमें चाहिए कितना भी चाहिए होगा, अवेलेबल कितना है, 5 है, तो सप्लाई कितना कर पाएगा, 5 ही कर पाएगा। जो कंज्यूमर है उसको सप्लाई कितना कर पाएगा, 5 ही कर पाएगा। वही लिखा है, इट इज द सोर्स ऑफ सप्लाई। स्टॉक जो होता है वो सोर्स है सप्लाई का। अगर स्टॉक नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगा, वेरी सिंपल। इट इज पोटेंशियल सप्लाई। यस, पोटेंशियल सप्लाई का मतलब वही है, जितना अवेलेबल है उतना ही सप्लाई हो पाएगा। बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज। हाँ, लेकिन इस पोटेंशियल को बढ़ाया जा सकता है। जैसे इसके पास 5 ही बिस्किट था, 5 पैकेट बिस्किट थे, राइट, इनको चाहिए 10, तो हो सकता है ये जहां से ये लेकर आता है होलसेलर से, वहां से 5 बिस्किट और मंगा सके। होता है ऐसा, बहुत बार होता है कि स्टॉक कम है तो हम और स्टॉक मंगाते हैं, यानी अपने पोटेंशियल को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, हम अपने पोटेंशियल को बढ़ाते हैं। वही लिखा है, बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, यानी और गुड्स बनाकर हम अपने स्टॉक को बढ़ा सकते हैं।
राइट ना। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज नॉट पॉसिबल, यस, बिना स्टॉक के सप्लाई पॉसिबल नहीं है। नॉर्मली स्टॉक एग्जिट सप्लाई एंड इट इज फिक्स्ड इन इनइलास्टिक। समझ में आ जाए इस बात को। लिखा है स्टॉक एग्जिट सप्लाई, यानी स्टॉक जो है हमेशा सप्लाई से ज्यादा होता है। बहुत सिंपल बात लिखी है। मतलब सप्लाई हम कब करेंगे, जब स्टॉक होगा। जैसे कि अगर मान लो 10 स्टॉक है तो कितना सप्लाई कर सकते हैं, 10 तक कर सकते हैं ना, 11 कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते क्योंकि स्टॉक कितना है, 10 ही है। अच्छा, अब इसी 10 को पकड़ते हैं, 10 स्टॉक है, 5 सप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, कर सकते हैं। कहां तक सप्लाई कर सकते हैं, जहां तक स्टॉक अवेलेबल है। वही लिखा है स्टॉक एग्जिट सप्लाई, यानी स्टॉक हमेशा सप्लाई से ज्यादा होता है। या तो बराबर बोल सकते हो या तो ज्यादा बोल सकते हो। सप्लाई से कम स्टॉक हो ऐसा कभी नहीं होगा। मतलब ये कभी नहीं होगा कि भाई स्टॉक 10 है और हमने सप्लाई 15 किया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। वही बात लिखा है कि स्टॉक जो है हमेशा सप्लाई से ज्यादा होता है एंड इट इज फिक्स्ड एंड इनइलास्टिक। इनइलास्टिक का मतलब अगर हम जैसे कि सप्लाई बढ़ भी सकता है और उतना भी रह सकता है। सो इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स, ओके, तो इन दोनों को यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी दिया गया है। इट इज पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, फिश एक्सेट्रा, स्टॉक में भी इक्वल टू सप्लाई। देखो क्या लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखी है। ऐसे गुड्स जो पेरिशेबल है यानी जल्दी खराब हो जाएंगे, जिनकी लाइफ ज्यादा नहीं होती, ब्रेड, मिल्क, फिश, ठीक है ना, इवन वेजिटेबल्स भी आप ले सकते हो, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती। तो हम वो स्टॉक कितना लाते हैं, जितना सप्लाई करना है। ध्यान देना क्या लिखा है, जितना सप्लाई करना है हम उतना ही स्टॉक रखते हैं। अब ध्यान देना, कभी भी आपके आसपास के दुकानों में जाओ, शॉप्स में जहाँ ब्रेड रखे होते हैं, वो जनरली उतना ही ब्रेड मंगाते हैं जितना 2-3 दिन में वो निकल जाए। ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि 1 महीने पहले ब्रेड बना के रखा हुआ है, 1 महीने पहले दूध ला के रखा हुआ। देखो रोज दूध आता है, रोज हम पीते हैं, रोज खत्म हो जाता है। जनरली बहुत ज्यादा 2 दिन रखते हैं। फिश, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन होगा तो भी फिश या और भी कोई अलग टाइप का स्टॉक आप देख सकते हो, राइट। तो जनरली पेरिशेबल गुड्स के लिए हम लोग स्टॉक और सप्लाई हमेशा इक्वल रखते हैं, यानी कि न ज्यादा न कम। ऑन द अदर हैंड, फॉर ड्यूरेबल गुड्स सच एज फर्नीचर, गारमेंट, स्टॉक कैन बी एग्जिट सप्लाई, यस। लेकिन जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, यानी जो गुड्स लंबे समय तक चल सकते हैं, जिनको हम स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्ग टाइम तक, तो उसे हम क्या करते हैं, ज्यादा मंगा के रखते हैं। एज अ सप्लायर सोचो, हाँ प्लीज, एज अ सप्लायर सोचना है अपने आप को। कंज्यूमर की तरह यहाँ बातें नहीं करनी है, यहाँ पे सप्लायर की तरह बात करनी है। आप प्रोड्यूसर हो, आप गुड्स बनाते हो, आप बेचते हो, तो आपको उस तरह से सोचना है। तो जब कोई ड्यूरेबल गुड्स होता है तो हम क्या करते हैं, एज अ सप्लायर हम ज्यादा स्टॉक बना के रखते हैं, क्योंकि चीजें महंगी हो रही कंटिन्यू। और जब हम ज्यादा स्टॉक एक साथ ये करते हैं ना, तो मतलब प्रॉफिट भी अच्छा होता है, बहुत सारी चीजें होती है जनरली, ठीक है। और क्योंकि खराब नहीं होगा, ड्यूरेबल गुड्स है, लॉन्ग टाइम तक चलने वाले, तो हम उसको रखते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए रहोगे, कपड़ों की दुकान में जाओगे तो बहुत सारे कपड़े होते हैं, दुनिया भर के कपड़े होते हैं, बड़े बड़े थान होते हैं, कपड़े के बंडल्स होते हैं, उसमें से कट कर करके आपको दिया जाता है। या रेडीमेड शॉप में भी जाओगे तो हमें बहुत सारे स्टॉक होते हैं, हमेशा एक एक्स्ट्रा होता है, ठीक ना। आइए समझ गए, तो हमने टोटल आउटपुट समझा और हमने स्टॉक समझ लिया। नेक्स्ट है सप्लाई। अब इतना डिस्कशन हो चुका है तो आई होप सप्लाई भी समझ चुके रहोगे। तो सप्लाई इज अ रिलेटिव टर्म, इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन रिलेशन टू प्राइस, टाइम एंड क्वांटिटी। तो कह रहा है भाई सप्लाई जो है वो एक रिलेटिव टर्म है, जो किससे रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है और क्वांटिटी से रिलेटेड है। यानी कितना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, किस टाइम पे सप्लाई हो रहा है और किस प्राइस में सप्लाई हो रहा है, ये तीनों मिलाकर सप्लाई को डिफाइन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लेकिन दिया भी है, क्या मीनिंग ऑफ सप्लाई देख लेते हैं क्या है। द वर्ड सप्लाई implies द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी ऑफर्ड फॉर सेल by producers during a given period of time at a given price। बहुत अच्छी बात देखी क्या, देखो वापस से। The word supply implies the various quantities, various यानी अलग अलग टाइप के गुड्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी भी अलग होती है। या और अलग तरीके से समझे तो एक जो प्रोड्यूसर होता है वो अलग अलग रिटेलर्स को या अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग तरीके से सप्लाई करता है। अगर मैं सप्लायर हूँ, राइट, मतलब मैं गुड्स बनाता हूँ और मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे से कोई 2 खरीदेगा, कोई 4 खरीदेगा, कोई 10 खरीदेगा, कोई 15 खरीदेगा, जिसकी जैसी जरूरत होगी। तो वही लिखा है वेरियस क्वांटिटीज का मतलब यही है, जिसको 2 चाहिए उसको 2, जिसको 4 चाहिए 4, जिसको 10 चाहिए 10, किसी को 100 चाहिए 100, किसी को 1000 चाहिए 1000।
क्वांटिटी देंगे। ऑफर्ड फॉर अ सेल बाय प्रोड्यूसर गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम एट अ गिवन प्राइस। और प्रोड्यूसर्स का एक और अच्छी बात क्या होती है पता है, जितना ज़्यादा आप खरीदोगे ना उतना ज़्यादा कम प्राइस में आपको स्टॉक मिलेगा। ये मार्केट का चलन होता है। अगर आप एक खरीद रहे हो तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलता, दो खरीद रहे हो तो थोड़ा डिस्काउंट मिलने के चांस होते हैं, चार खरीद रहे हो तो लगभग डिस्काउंट मिलना तय है। आप भी बहुत बार शॉप में गए होगे ना, होता है ना, हम इतने सारे शॉपिंग करते हैं तो भैया हमने इतना सब कुछ खरीदा है, कुछ तो डिस्काउंट चाहिए, वहाँ डिस्काउंट मिलता है। ठीक है ना, वही बात देखिए कि प्रोड्यूसर क्या करता है, डिसाइड करता है किस टाइम पे और कितने प्राइस पे बेचना है। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस, देखो लिखा भी है, इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्राइस। जैसे अब जैसे ये भी ले सकते हो, जैसे दिवाली का माहौल है, अभी दिवाली जस्ट गई है कुछ दिन पहले, राइट, ऑलमोस्ट 20 दिन हो गए। सो दिवाली में आप देखोगे तो डिस्काउंट्स बहुत चलते हैं, क्योंकि उस टाइम खरीदारी भी बहुत होती है, यानी डिमांड बहुत होता है, और डिमांड जब बहुत होगा तो सप्लाई भी बहुत होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक निकल जाए प्रोड्यूसर्स का तो क्या करते हैं, वो दिवाली में डिस्काउंट ऑफर करते हैं। यानी कोई भी त्यौहार भी होगा, इंडिया में तो बहुत सारे त्यौहार होते हैं, तो उन त्यौहारों में क्या करते हैं, वो डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं या बहुत सारे स्कीम्स निकालते हैं। जनरली वो डिस्काउंट वाला ही होता है, मतलब इन डिस्काउंट के टर्म को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, एक 1+1, 2+1, राइट, 3+1, एक पे एक, राइट, ऐसे चीज़ें होती हैं। आगे चलते हैं। Supply is a flow concept. It refers to the amount of a commodity that firms produce and the offer for sale in the market over a period of time, say a day, a week, a month, a year. ठीक है, तो जो सप्लाई है वो हम मतलब जो हम समझ सकते हैं, वो एक दिन का भी समझ सकते हैं, वो एक हफ्ते का समझ सकते हैं, एक महीने का समझ सकते हैं, एक साल का भी समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे हम कहें कि भाई एक कंपनी में एक महीने में कितना सप्लाई हुआ तो हम वो निकाल सकते हैं, वही बात देखिए। या एक देश में एक महीने में कितना सप्लाई हुआ, फॉरेन में कितना हुआ, देश के अंदर कितना हुआ, वो सब हम डाटा रखते हैं। ठीक है ना, और मेन बात याद रखें कि ये प्रोड्यूसर तय करता है कि कितना सप्लाई करना है, कब सप्लाई करना है और कितने में सप्लाई करना है। ठीक है ना, इसमें मार्केट का भी थोड़ा बहुत रोल होता है, यानी कंज्यूमर डिमांड करेंगे तो ही तो सप्लाई होगा। लेकिन अगर कंज्यूमर ने 1000 डिमांड किया है और इसके पास स्टॉक अवेलेबल 500 ही है तो ये 500 सप्लाई करेगा, ये भी एक बात है। तो वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोड्यूसर का भी रोल है, मतलब प्रोड्यूसर्स की भी मर्जी होती है, यानी उनका भी हाँ ना यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, चीजें वही लिखी है घुमा फिरा के, तो भी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुअल्सन क्या लिखा है, सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशन बिटवीन, देखो क्या लिखा है, सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशन बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। देखो आ गया, जैसे याद करो डिमांड एनालिसिस में डिमांड, या आप समझ लो लॉ ऑफ डिमांड याद करो। लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, या डिमांड क्या था, छोड़ो लॉ ऑफ डिमांड नहीं, छोड़ दो, पहले डिमांड समझो। डिमांड में क्या था, पहला तो था भाई हमारा कि डिजायर, पढ़ा था ना, डिजायर प्लस एबिलिटी टू परचेस, विलिंगनेस टू पे, यानी कि पहले तो सोचेगा, फिर देखेगा भाई जेब में पैसा है कि नहीं है, तीसरा वो पैसा पे करना चाहता है कि नहीं कर चाहता है। ये तीनों मिलाकर डिमांड बनता है। वैसे ही यहाँ पर सप्लाई में क्या बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइसेस, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई। मार्केट में ये प्राइस चल रहा है तो प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा कि वो कितना सप्लाई करना चाहता है। यहाँ पे देखो थोड़ा ना, हम आगे चल के एक लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सप्लाई। उसमें क्या पता है, उसमें ये भी है कि जब प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है ना तो सप्लायर सप्लाई भी बहुत ज़्यादा करता है, और जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है ना तो सप्लायर सप्लाई भी बहुत कम करते हैं। कुल मिला के यहाँ पे रिलेशन क्या है, प्रॉफिट का। जब ज़्यादा प्राइस होगा और ज़्यादा सप्लाई करोगे तो उसका ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। कम प्राइस है तो सीधी सी बात है उसको कम प्रॉफिट होगा, इसलिए वो कम सप्लाई करता है। समझने की कोशिश करना, कोई एक चीज़ है जिसका दाम 10 रुपये है, ठीक है, कल को कम होकर 9 हो गई, 9 नहीं 5 कर देते हैं, 5 हो गई, 10 रुपया था तो 100 बेच रहा था, अब 5 हो गया है और 100 बेचेगा तो उसको बहुत नुकसान होगा। कहने का मतलब ये होता है, ठीक है ना।
जैसे 10 में से 10 गुणा करे तो कम से कम उसको 1000 रुपया इनकम हो रहा था। अब 5 रुपये हो चुके, 100 बेचेगा तो कितना इनकम होगा, 500 का नुकसान हो रहा है। तो जब प्रोड्यूसर के एंगल से सोचोगे तो जब प्राइस कम होती है मार्केट की ना, तो वो ना ज़्यादा सप्लाई नहीं करता है, वो वेट करता है कब मार्केट में प्राइस बढ़े, और जैसे ही प्राइस ज़्यादा होता है ना, फिर वो फटाफट अपना स्टॉक निकाल देता है ताकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सप्लाई का एक रिलेशन है किसके बीच का, मार्केट प्राइस, मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से वो उसकी विलिंग काम करती है कि वो कितना सप्लाई करे। इस बात को भूलना नहीं। सो सप्लाई रिफर्स टू द quantity of a commodity a seller is willing and able to offer for a sale at a given price during a certain period of time. जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स टोटल आउटपुट ऑफ राइस इज 4000 kgs। एक किसान है, ठीक ना, किसान भी प्रोड्यूसर है, खेती जो करता है वो प्रोड्यूसर होता है। 4000 किलोग्राम राइस प्रोड्यूस किया उसने, ठीक है, यानी आउटपुट खेत में उतना अनाज हो गया, चावल। दिस इज द स्टॉक, टोटल स्टॉक, यस, पूरा स्टॉक कितना है, 4000 किलो है। इफ द प्राइस इज 40 पर केजी, if the price is 40 per kg, he offers 1000 kg for sale. This is the actual supply. क्या क्या रहा भाई, उसके पास स्टॉक कितना था, 4000, उसने देखा मार्केट में कितना प्राइस है पर केजी, 40 रुपया, तो उसने कितना डिसाइड किया सप्लाई करने का, सिर्फ 1000, यानी 3000 स्टॉक उसने अभी भी रखा है। यानी ये प्राइस इसके लिए कम था, इसलिए उसने बस उतना ही निकाला जितने उसको पैसे की जरूरत थी। मतलब पूरा स्टॉक नहीं बेचा ना, अगर ये प्राइस बहुत ज़्यादा होता तो पूरा स्टॉक निकाल देता, नहीं, अगर उसने पूरा स्टॉक नहीं निकलाया तो इसका दूसरा मीनिंग क्या निकलता है कि भाई ये जो 40 रुपये पर केजी मार्केट प्राइस चल रहा है वो कम है, इसलिए उसने बस 1000 बेचने का या 1000 सप्लाई करने का डिसाइड किया। यानी बाकी 3000 के लिए और एक्स्ट्रा प्राइस चाहता होगा तो मार्केट में वेट करेगा, यानी मार्केट के में प्राइस बढ़ने का वेट करेगा। और ये जो 1000 बेच रहा है यही क्या है, एक्चुअल सप्लाई है, 4000 नहीं। जो बिकता है उसे ही सप्लाई कहते हैं, भले ही स्टॉक कितना भी हो, ठीक है। चलो गुड, तो हमने क्या क्या समझ लिया, हम सप्लाई एनालिसिस पढ़ रहे जिसमें हमने टोटल आउटपुट समझा, हमने स्टॉक समझा, हमने सप्लाई समझा, फिर हमने सप्लाई की मीनिंग पढ़ी और सप्लाई का डेफिनेशन देख लिया। अब कुछ सप्लाई शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है और मार्केट सप्लाई शेड्यूल है, समझेंगे। A supply schedule is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity supply of a particular commodity. तो यहाँ पे सप्लाई शेड्यूल में हम ये लिखने जा रहे हैं टेबुलर फॉर्म में, यानी एक टेबल हमें नजर आएगा और शायद ग्राफ भी नजर आएगा, जिसमें हम ये समझेंगे कि एक प्राइस, गिवन प्राइस पर प्रोड्यूसर जो है कितना क्वांटिटी सप्लाई करता है, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल सप्लाई पढ़ने वाले नहीं, इंडिविजुअली यानी एक प्रोड्यूसर कैसे करता है या एक सप्लायर कैसा करता है, फिर हम समझेंगे मार्केट सप्लाई यानी कई सारे सप्लायर क्या करते हैं। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल रिफर्स टू टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर, यानी एक अकेला प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, यानी एक प्रोड्यूसर क्या करता है, एक सिंगल प्रोड्यूसर। सो एक सिंगल प्रोड्यूसर क्या करता है, यहाँ पे प्राइस ऑफ कमोडिटी है, मान लेते कमोडिटी एक्स है, ठीक है ना, और ये जो प्राइस है पर केजी के हिसाब से है, तो सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन केजीज, और एक केजीज जो सप्लाई हो रहे हैं, यानी जैसे 100 है तो 100 किलो। तो दिया क्या है कि भाई जब 10 रुपये प्राइस पर केजी था कमोडिटी एक्स का, तो जो सप्लायर है, इंडिविजुअल सप्लायर, एक जो सप्लायर है उसने क्या डिसाइड किया कि मैं बस 100 किलो 100 केजी जो है प्रोडक्ट एक्स क्या करूँगा, सप्लाई करूँगा। जैसे ही प्राइस बढ़कर 20 हो गया उसने अपना सप्लाई भी बढ़ा दिया, फिर जैसे प्राइस 30 हो तो उसने और अपना सप्लाई बढ़ा दिया, फिर जैसे प्राइस 4 होता है मार्केट का उसने और सप्लाई बढ़ा दिया, और जैसे ही 50 हो उसने और सप्लाई बढ़ा दिया। देख रहे हो, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे सप्लाई क्या हो रहा है, भी बढ़ते जा रहा है। जबकि जब हमने डिमांड में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, कंज्यूमर के साइड से कंज्यूमर क्या करता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है डिमांड कम करता जाता है, और जैसे जैसे प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ाता जाता है। लेकिन यह ठीक उल्टा है, उस नियम के हिसाब से यहाँ प्रोड्यूसर के एंगल से सोचना है। आप प्रोड्यूसर हो, आपके पास स्टॉक है, तो सीधी सी बात है जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा आप सप्लाई ज़्यादा करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि
भाई अच्छा दाम मिल रहा है ना आपको मार्केट में, राइट। तो इतनी सारी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें, हम आगे बढ़ेंगे और ग्राफ देखेंगे। देखो यहाँ पे ग्राफ, तो इंडिविजुअल सप्लाई करो, इट इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो देखो हमने ऊपर पढ़ा था कि जब 10 रुपये प्राइस था, देखो ये प्राइस है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड, हमने डिमांड एनालिसिस में पढ़ा, हमेशा प्राइस वाई एक्सिस पे रखेंगे और क्वांटिटी जो है एक्स एक्सिस पे। तो जब 10 रुपये सप्लाई था, सॉरी 10 रुपये प्राइस था पर केजी, तो कितना सप्लाई किया उसने 100। जब 20 रुपये हुआ तो उसने कितना सप्लाई किया 200, और जब 30 रुपये हुए तो कितना सप्लाई किया उसने 300, राइट। और जब 40 हुए तो 400, और उसी तरह जब 50 किए तो आप देख सकते हो कि ये स्लोप अपवर्ड है, यानी लेफ्ट से लेके, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट की तरफ ये अपवर्ड की तरफ जा रहा है, जबकि डिमांड कर्व लेफ्ट से राइट की तरफ आता है, डाउनवर्ड की तरफ। सप्लाई कर्व क्या होता है, अपवर्ड की तरफ जाता है, ठीक है। आई होप समझ रहे हो। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है, इंडिविजुअल सप्लायर क्या करता है, वैसे वैसे अपना सप्लाई इंक्रीज करता है। इसे याद रखना है, वेरी वेरी सिंपल लॉजिक। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस वाई एक्सिस। हमने देखा सप्लाई कर्व ऐसे स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एस 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 एंड एस, एस एंड एस क्या हो रहा है, अपवर्ड की तरफ जा रहा है, इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। और ये क्या दिखाता है कि भाई जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे सप्लाई भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आते हैं मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई शेड्यूल में क्या है, जैसे हमने इंडिविजुअल सप्लायर की बात देखी, उसी तरह से हम कई सारे इंडिविजुअल का देखेंगे, लेकिन एक साथ। तो जब एक साथ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे इंडिविजुअल होते हैं। अभी इसके पहले वाले में हमने क्या किया कि मार्केट के एक इंडिविजुअल को देखा, अब हम पूरे मार्केट को देख रहे हैं। पूरे मार्केट में बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे, राइट, तो उन सबको देखेंगे, लेकिन जरा लॉजिक से। तो मार्केट सप्लाई शेड्यूल refers to a tabular representation showing different quantities of commodities which all producers, देखो यहाँ पे क्या देखो, all producers, वहां पे हम लोगों ने इंडिविजुअल प्रोड्यूसर यानी अ प्रोड्यूसर पढ़ा था। देखो दिखाता हूँ, देखो अ प्रोड्यूसर पढ़ा था हमने, यहाँ पे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो ऑल प्रोड्यूसर, यानी एक मार्केट में जो भी प्रोड्यूसर अवेलेबल है सबकी सबका सबका पढ़ने जा रहे हैं। आर प्रिपेयरिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ऑफ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो ऑल प्रोड्यूसर का मतलब हो सकता है कि मार्केट में कई हजार प्रोड्यूसर हों, कई हजार सप्लायर हों, राइट। लेकिन हम क्योंकि स्टडी कर रहे हैं तो इसमें हम लोग हजारों सप्लायर के डेटा नहीं दे सकते। इसके लिए यहाँ पे देखो एक छोटा टेबल बनाया गया है, और टेबल में क्या दिया है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये 10 रुपये 20 रुपये से पर केजी प्राइस है। क्वांटिटी सप्लाई, तो क्वांटिटी सप्लाई में सेलर ए, सेलर बी और सेलर सी, यानी 3 सेलर लिया गया है जो मार्केट को रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसा करके जेड तक जा सकता था, लेकिन बुक है ना, राइट। तो यहाँ पे मार्केट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंगल सेलर नहीं लिया, सिंगल लेता तो भाई इंडिविजुअल सप्लाई हो जाता। तो अभी ए इंडिविजुअल बी इंडिविजुअल तीनों को मिलाकर यहाँ पे मार्केट सप्लाई दिखाया गया कि भाई एक प्राइस पे एक जो सेलर है वो कितना सेल करता है, बी कितना करता है और सी कितना करता है, और जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, वो मार्केट सप्लाई बन जाएगा। मार्केट सप्लाई बनेगा कैसे, सारे इंडिविजुअल्स के सप्लायर को मिला देंगे तो बन जाएगा मार्केट सप्लाई, जिससे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैसे बनता है, देश के हर एक व्यक्ति का इनकम जोड़ने के बाद बन जाता है नेशनल इनकम, ठीक है। चलो, तो जब 10 रुपये प्राइस था, मान लेते कमोडिटी एक्स है, कमोडिटी एक्स का जब 10 रुपये प्राइस था पर केजी, तो ए ने कितना सेल किया या सप्लाई किया 100, बी ने 200 और सी ने 300। हो सकता है आपके मन में ऐसा तीनों अलग अलग क्यों कर रहे हैं, भाई उनकी मर्जी है। अरे दुकान वाले की अपनी मर्जी है ना, उसको जिस भाव में जमेगा उस भाव में बेचेगा वो, जिस दाम में, जिस रेट में, जिस प्राइस में उसको अच्छा लगेगा। तो ए को लगा कि भाई 100 से ज़्यादा नहीं बेचना चाहिए, बी को लगा 200 केजी से ज़्यादा नहीं बेचना चाहिए, और सी को लगा 300 केजी से ज़्यादा नहीं बेचना चाहिए, राइट। तो हमें ये नहीं देखना किसने कितना बेचा है, हमें देखना उनका ट्रेंड कैसा है, कि प्राइस बढ़ रहा है तो उनका ट्रेंड कैसा है। तो जब 20 रुपये प्राइस हुए तो इसने 200 किया, इसने 300 किया, इसने 400। देखोगे तो दोनों ने
तीनों ने क्या किया, बढ़ाया है अपना सप्लाई। फिर प्राइस बढ़ा तो इसने 200 से 300 किया, इसने 300 से 400 और इसने 400 से 500। फिर प्राइस बढ़ा 40 हो गया तो इसने 300 से 400, इसने 400 से 500 और इसने 500 से 600। उसी तरह जब इसने प्राइस जब 50 हो गया, 40 से 50, तो इसने 400 से 500, इसने 500 से 600 और इसने 600 से 700 कर दिया। तो अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है, 10 से 50 हुआ, वैसे वैसे सेलर्स ने अपना सप्लाई भी बढ़ाया। भले ही शुरुआत छोटी थी किसी की और किसी की बड़ी थी, लेकिन सप्लाई सबने बढ़ाया है अपने अपने हिसाब से। किसी का भी सप्लाई कभी भी कम नहीं हुआ। यानी क्या नजर आता है कि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, सप्लायर्स क्या करते हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई को और बढ़ाते जाते हैं, राइट ना। और ये हमारा मार्केट सप्लाई हो गया। यहाँ पे 600 था। चलो अगर आप ये तीनों को नहीं भी देखना सकते तो आप डायरेक्ट भी देख सकते हो क्या, कि जब 10 रुपए थे तो कितना मार्केट सप्लाई हो रहा था, मार्केट में टोटल कितने सप्लाई हो रहे थे, 600। जब 20 रुपए हुए तो 900, जब 30 रुपए हुए तो 1200, जब 40 रुपए हुए तो 1500 और जब 50 रुपए हुए तो 1800। तो अगर आप एक बीच की लाइन काट भी दो, निकलो कहाँ गया, अगर काम नहीं कर रहा है। एक सेकेंड, टाइम हो गया क्या, एक सेकेंड। देखा ना आपने, जैसे 10 से 20 हुआ, 20 से 30 हुआ, 30 से 40 हुआ, 40 से 50 हुआ, तो हमारा क्या हो गया, 600 से 900, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 1800। यानी जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ रहा है, मार्केट सप्लाई भी। सेम ही इंडिविजुअल में बात थी, राइट। देखो मार्केट सप्लाई करो तो यहाँ पे इंडिविजुअली पोस्ट नहीं किया गया, यहाँ पे देखो इसको नहीं लिया गया है, तीनों को ये लिया गया है ग्राफ में और ये टोटल लिया गया है, ठीक है। आप भूल जाओ बीच के ABC को। तो यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई। तो जब प्राइस 10 रुपये था तो टोटल सप्लाई कितना हुआ था, 600। जब प्राइस 20 रुपया हुआ तो टोटल सप्लाई कितना था, 900। जब प्राइस 30 रुपया हुआ तो टोटल सप्लाई कितना हुआ था, 1200, 1200। जब प्राइस 40 रुपये हुए तो टोटल सप्लाई कितना हो गया, 1500। और जब सप्लाई प्राइस 50 हुआ तो टोटल सप्लाई कितना हो गया, 1800, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, कुछ लोग को ये लग सकता है, देखो ये भी स्लोप अपवर्ड है, एस यानी सप्लाई टू सप्लाई देखेंगे तो ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड है, जैसे इंडिविजुअल में तो सेम मार्केट में भी। हाँ, कुछ लोग को डाउट ये हो सकता है कि सर डेटा ये लेना है क्या, मतलब जो यहाँ पे 10 रुपीज़ है, 20 है, 30 है, 40 है, फिर 600, 900 ऐसा या जो है। तो बेटा डेटा यही नहीं लोगे तो भी चलेगा, नो डाउट। वैसे तो ये बहुत इजी डेटा है, आप ये लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और अगर अपना डेटा रखते हो तो ट्रेंड यही रखना है। ट्रेंड का मतलब क्या, ट्रेंड का मतलब ये कि भाई जैसे 10 से 20 हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, 30 से 40, 40 से 50, वैसे यहाँ पे प्राइस होना चाहिए आपके डेटा में भी। मान लो आप 1 रुपये रखते हो तो 1 से 2 होना चाहिए, 2 से 3 होना चाहिए। तो मैं और अलग रखता हूँ, मान लो आप 20 रुपीज़ रखते हो तो 20 से 25 होना चाहिए, 25 से 30 होना चाहिए, 30 से 35 होना चाहिए। यानी प्राइस बढ़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पहले 20 रखते हो फिर आप बाद में 15 रखते हो, फिर आप आगे पीछे नहीं करना है, ठीक ना। लॉ जो थियरी है, थियरी को एज इट इज रखो, डेटा आप ऊपर नीचे कर सकते हो। आपने सेलर ए लिया और सेलर ए को आप 50 से स्टार्ट करते हो, करो स्टार्ट, कोई दिक्कत नहीं। 50 से 100 करो, 100 से 150 करो, 150 से ऐसे करो, तो बढ़ना चाहिए। और डेटा ऐसा रखना है कि अगर आपको एक ग्राफ बनाना पड़े तो उसमें ग्राफ को प्रेजेंट करने में भी इजी हो, ठीक है। आई होप इतना कॉमन सेंस तो आप सबके पास है, ग्राफ को प्रेजेंट करने में इजी हो। यहाँ कैसे 100 100 100 डेटा रखा गया था, फिर 10 20 30 40 रखा गया है। अभी आपने 5 रखा, फिर 15 कर दिया, फिर 30 कर दिया, फिर 35 कर दिया, तो यहाँ पे आप ग्राफ में प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो सीक्वेंस रखो, एक के बीच में दूसरा गैप है, दूसरे में तीसरे में वही गैप होना चाहिए।
वैसे ही सेम इस ए में भी, बी में भी, सी में भी होना चाहिए। ठीक है, ट्रेंड समझो यहाँ पे जैसा है, सेम डेटा रखोगे तो और अच्छी बात है, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है। कितना टाइम हो गया, लेक्चर बड़ा हो गया क्या? हैंग हो रहा है। ओके ओके, सो लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, बाय।